हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे। मैं हूं सुनील सर आपके साथ और आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल नई सीरीज। आपकी फरमाइश पर वर्ब लेकर के आया हूं। वर्ब के लिए आपने बहुत बार मुझसे कहा था तो मैंने कहा चलो आपको वर्ब करवाऊंगा। बहुत सिंपल चैप्टर है दोस्तों, कुछ नहीं देखना इसमें, सिर्फ ये देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं और इसके साथ क्या क्या चीजें आनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं आनी चाहिए। वर्ब को हम किससे जोड़ते हैं दोस्तों? टाइम से। और टाइम का अगर हम बताते हैं तो सबसे पहली दिक्कत हमें आती है किसकी? टेंस की। तो इसमें कुछ टीचिंग पॉइंट्स आएंगे जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं आपके लिए। ये मेरा कोड है नील10, आप लगाएं कोई सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करना चाहें तो। ठीक है, ये स्लाइड पे मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब से मेरा तात्पर्य क्या है ना। जब हम इस चीज को डिक्टेट करेंगे तो हमारे मन में क्या सवाल आने चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो दो तीन बेसिक चीजें जो है वो हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए हमेशा। वो ये है कि यूज ऑफ वर्ब किस पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, यूज ऑफ वर्ब डिपेंड करेगा टाइम एंड टेंस पे। अभी पहले बता के गया हूं टाइम एंड टेंस पे। और टाइम एंड टेंस पे जब इसको डिपेंड किया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों? ऐसे में हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है। HV, हेल्पिंग वर्ब, MV, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब जिसको आप कहते हो, और तीसरा मॉडल। इन तीनों को अगर आप कनेक्ट कर देंगे एक साथ तो आपका क्या बन जाएगा? टाइम एंड टेंस जो है वो आपका टाइम एंड टेंस रेगुलर हो जाएगा। और टाइम एंड टेंस रेगुलर हो जाएगा इसका मतलब आपका करेक्ट यूज जो है वो आपका वर्ब का जो है वो यूज सही है। तो हम एक काम करेंगे, इंडक्टिव मेथड से पढ़ेंगे, जिसका तात्पर्य ये है कि हम ग्रामर के रूल्स को एक बार नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि वो तो हमने 12 साल पढ़े ही हैं। आया क्या नतीजा? ढाक के 3 पात, कहीं लाख और कहीं खाक। इसलिए हम सीधे क्वेश्चन राउंड में चलेंगे ताकि बाद में जब हम रूल पढ़ें और जब एग्जाम्पल आए तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ 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 ये चीजें हमारी की हुई है। दोस्तों क्या होता है, इफ के साथ में जब भी आप कोई चीज बोलते हैं वो वाक्य की होती है कंडीशन। इफ के साथ कोई सेंटेंस शुरू होता है वो वाक्य की क्या होती है? कंडीशन। और ऐसे में उसका अगला चरण जो होता है वो उसका क्या होता है दोस्तों? वो उसका हो जाता है रिजल्ट। इस एक टॉपिक में पढ़ते हैं जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई हैड बीन टू कोलकाता, अगर मैं कोलकाता, सॉरी, इफ यू हैड बीन टू कोलकाता, अगर तुम कोलकाता गए होते, ये कंडीशन पास्ट में है क्योंकि हैड दी हुई है, और हैड दी हुई है तो बिन थर्ड फॉर्म में है। तो यहां ये कंडीशन क्या है दोस्तों? परफेक्ट कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? परफेक्ट कंडीशन है। और परफेक्ट कंडीशन होती तो उसका रिजल्ट भी परफेक्ट में आता है। तो परफेक्ट में आने का मतलब समझ गए होंगे आप कि वुड के साथ अगर यहां पर थर्ड फॉर्म दी हुई है, वो इसलिए क्योंकि पीछे भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो यहां भी क्या आएगी? यहां भी थर्ड फॉर्म आएगी इस जगह। वुड हैव ऑल्सो गॉन, वुड हैव ऑल्सो गॉन देयर, और ये आपके हैव के साथ में थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और वुड पास्ट है तो ये कंडीशन का रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कई सारी गलतियां हैं। न्यूज कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती, अनकाउंटेबल सिंगुलर तो दिस न्यूज, फिर सिंगुलर है तो यहां पे क्या आ जाएगा? वॉच। और आपको पता है कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, यहां ये ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्म में मान ली जाएगी, इसके साथ ईडी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पीछे चलेंगे मेरे साथ, मैं आपको सिखा दूंगा अगर आपने इंटरेस्ट लेकर के सीखा हो तो आइए हम कहना क्या चाहते हैं वो सुन लें आप। जिस वर्ब के अंदर कास्ट जुड़ेगी, खुद अकेली कास्ट हो, चाहे टेलीकास्ट हो, चाहे फोरकास्ट हो, फोरकास्ट, और चाहे ब्रॉडकास्ट हो। टेलीकास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, सिर्फ कास्ट। थ्रस्ट, क्या? थ्रस्ट। आगे चलेंगे। कट, हिट, पुट, कॉस्ट, कॉस्ट, बस्ट। ये सारी ऐसी वर्ब है जिनकी ध्यान देंगे V1, V2 और V3 क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों? ऐसे में यहां यह होगा
कि ब्रॉडकास्ट जो है ये थर्ड फॉर्म में ही मान ली जाएगी, और ऐसे में हम इसके साथ में किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग और दूसरी किसी ईडी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आइए, द पिक पॉकेट वॉज अरेस्टेड, जेब कतरा, पिक पॉकेट की हिंदी जेब कतरा, जेब कतरा वॉज अरेस्टेड, को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी पॉकेट जो है सर्च की गई। तो वॉज अरेस्टेड, गिरफ्तार हो गया, किस फॉर्म में हुआ, वॉज प्लस V3 में, अर्थात पैसिव में। तो इसकी पॉकेट्स भी क्या होगी, इसकी पॉकेट्स भी वॉज वर्ब से थर्ड फॉर्म में सर्च की जाएगी। पॉकेट्स बहुवचन है, एंड हिज पॉकेट्स वर सर्च, क्योंकि जब तक आप वर्ब नहीं लगाओगे ये थर्ड फॉर्म में आएगी नहीं। दूसरे शब्दों में मैं आपसे एक और चीज कह देना चाहता हूं, अगर आप सुन सकते हैं तो, एंड के द्वारा कोई भी जब वर्ब जुड़ती है दोनों तरफ, तो दोनों का पैटर्न क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। एंड से पीछे अरेस्टेड है थर्ड फॉर्म में, तो इसके पीछे सहायक क्रिया है, और अगर ऐसा है तो इसके पॉकेट्स के बाद में भी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर आएगी। 10 वर किल्ड एंड, देखिए इसमें वही आ गया और, तो किल्ड से पहले क्या दिया हुआ, वर, तो टेकन से पहले क्या देंगे, इसमें वन नहीं देंगे, इसमें वर नहीं देंगे, इसमें वॉज देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और इनमें 10 का सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट इनका क्या है दोस्तों, प्लूरल है। 10 वर किल्ड, 10 मारे गए और एक बंदी बना लिया गया। इसका मतलब क्या है, आपने सीखा, इसका मतलब यह है कि वाक्य एंड से जुड़ा हुआ है और इसके दोनों तरफ क्या है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में दोस्तों जब तक एचवी नहीं आएगी आपकी एमवी नहीं आ सकती, तब तक मेन वर्ब नहीं आ सकती। आइए आगे चलें। हिंदुइज्म इज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। हिंदुत्व, हिंदू धर्म अस्तित्व में तब से है, कब से, जब से समय का पता ही नहीं, अनिश्चित काल से। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का मतलब पता नहीं कब से, स्मृति से बाहर है, तब से हिंदुइज्म अस्तित्व में है। तो दोस्तों इसमें बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, अगर आप समझ गए हो तो एरर आप बता दें, आप अपने आप को तैयार कर लें। सिंस या फ्रॉम, सिंस या फ्रॉम के साथ में जब भी टाइम शब्द या टाइम का कोई रूप, या तो टाइम शब्द दे दे या टाइम का रूप दे दे, या टाइम की कोई तिथि दे दे, तिथि, या टाइम का कोई संदर्भ दे दे। फ्रॉम, सिंस और फॉर, इनके साथ, फ्रॉम के साथ, ऐसे में क्या होता है, वर्ब जो है वो प्रेजेंट सिंपल में नहीं आ सकती, उसे परफेक्ट में आना पड़ेगा। हैज लगाओगे, और हैज लगाओगे तो आपको थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी, और जिस भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है उसमें हम बिन लगा करके उसकी ओरिजिनल थर्ड फॉर्म का निर्माण कर देते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है, बिन का हिंदी में अर्थ बता रहा हूं आपको, होना। ठीक है, तो हिंदुइज्म का होना तब से माना गया है, तब से, जब से। तो जब से तब से जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बिन का और हैज हैव का प्रयोग जरूर किया जाएगा। इस पार्ट में इसके एरर होगी लॉजिकली। आई हैव नेवर एंड विल नेवर अब्यूज योर ब्रदर। यही आपके ज्ञान का आधार है दोस्तों। जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो से, शेयर लाइक करें, राइट, और व्यूज को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि और बेहतर चीजें। और जो पुराने लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि इस पार्ट में वो एरर निकालें, क्योंकि 6th क्वेश्चन में आपको 20 बार करवा चुका हूं। क्या एरर होगी इसमें? इसमें देखिए हैव है हेल्पिंग वर्ब, इसमें देखिए आप एंड के बाद ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर की है। तो विल तो फ्यूचर की है, और हैव क्या है? परफेक्ट टेंस है। तो ये परफेक्ट है, परफेक्ट, और ये क्या है? सिंपल फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर। अब दोस्तों नियम क्या है वो सुन लीजिए, अपॉन कर रहा हूं। सिंपल फ्यूचर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और परफेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहां क्या दिया हुआ देखिए आप, विल नेवर अब्यूज, कभी गाली नहीं दूंगा तेरे भाई को, तेरे भाई को कभी गाली नहीं दूंगा। और आई हैव नेवर, और ना ही कभी मैंने, ना ही कभी मैंने, और ना ही कभी तेरे भाई को गाली दूंगा। तो ना ही कभी मैंने गाली दी है, ये भी इसमें आना चाहिए। तो इस हिस्से को भी मेन वर्ब मिलनी चाहिए यहां से पहले, ये बाद में जाएगा। तो अब्यूज्ड को भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में दोगे। क्यों? क्योंकि हैव अपने साथ थर्ड फॉर्म लेगा और विल अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेगा, जो कि आपको दी हुई है। और ऐसे में दो अलग अलग टेंस एक वाक्य में अगर होते हैं तो दोनों की मेन वर्ब भी अलग अलग होती है, क्योंकि उनकी हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉकड फॉरवर्ड इन द ओपन फील्ड लाइक दैट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। बचपन में आपको 8, 9, 10th 11th में आपके सर ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए होंगे, आपकी मैडम ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए होंगे। देखिए 12 साल में हमने इतनी इंग्लिश पढ़ी, हमें कुछ नहीं आया। आज भी हमें यूट्यूब चैनल पे 400 व्यूज को, वीडियोस को स्क्रॉल करना पड़ता है। इसके पीछे एक ही चीज कहूंगा, अगर आप समझ सकते हैं तो, वो इसलिए कि उस टाइम आपने सब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ी थी, इस टाइम आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़नी पड़ रही है। तो थोड़े से समझदार हो तो शॉर्ट में समझो कि आस्क्ड के बाद जब भी WH आता है, या टोल्ड के बाद, या टोल्ड के बाद, आस्क या टोल्ड वगैरह के बाद जब भी WH आता है, तो ये इसका कनेक्टिव भी होता है, ये इसका WH भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, जो मैंने बोला ध्यान से सुनेंगे। ऐसे में क्या होता है कि अगली सेकंड फॉर्म गलत मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि पीछे ऑलरेडी क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो पीछे सेकंड फॉर्म है तो अगली को सेकंड फॉर्म नहीं, उसके और अगले पास्ट में, पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट में चले जाना चाहिए। और ये V2 से किस में चली जानी चाहिए, हेड लगकर V3 में। तो सही जवाब, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड वॉक्ड फॉरवर्ड इन द ओपन फील्ड लाइक दैट, क्योंकि मामला पास्ट टेंस का है और ये काम बीत चुका है में हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है। ऑल दैट इज टिपिकली ह्यूमन वॉज ड्यू टू लैंग्वेज। आज इंसान की जो हालत है वो सिर्फ उसकी जुबान के कारण है। मानव आज जिस मुकाम पे है, इसके पीछे सबसे बड़ा दोष उसके जुबान का है। वो अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। खैर चलिए, ऑल दैट इज क्या है दोस्तों, बोलिए प्रेजेंट है। दोस्तों पहली बार सुनील सर वर्ब पढ़ा रहे, इसलिए बहुत दिल से पढ़ना। ये प्रेजेंट है। नियम क्या कहता है, जब तक कि कोई कंजंक्शन ना आ जाए बीच में, दूसरी वर्ब भी क्या होगी, उसी टेंस में रहेगी। इसका मतलब यह है ऑल दैट इज टिपिकली ह्यूमन इज ड्यू टू लैंग्वेज। दोनों साइड इज चलेगा, एक साइड इज और एक साइड पास नहीं चलेगा। वो इसलिए क्योंकि, ध्यान से सुनिए, ये क्या है, ये कहावत है। ये क्या है, कहावत है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं ये फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। मुहावरे और लोकोक्तियां, और मुहावरे और लोकोक्तियां जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही चलती है, इनका टेंस नहीं बदलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। इस तरह के क्वेश्चन भी 20-25 बार आपने किए होंगे, और एग्जाम में भी 50 हजारों बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या होता है दोस्तों, बिफोर से जब कोई वाक्य बीच में जुड़ता है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये वाला डॉक्टर आने वाला काम वर्ब की सेकंड फॉर्म में हुआ है। इसका मतलब डॉक्टर बाद में आया, डॉक्टर बाद में आया क्योंकि सेकंड फॉर्म में है। अतः ऐसे में जो पीछे जो वर्ब होती है वो पहले हो गया। रोगी पहले मर गया, डॉक्टर बाद में आया, रोगी पहले मर गया। तो जो पहले मर गया, जो घटना पहले होती है, उसे तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और जो घटना बाद में होती है, जो घटना बाद में होती है, उसे हम वर्ब की, ये रही, सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हिस्सा तो सही है। इसका मतलब ये है कि रोगी को यहां पे आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म में मारोगे, द पेशेंट हैड डाइड, इस जगह पर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आगे चलेंगे, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। नंबर 10 पे सुनील सर के साथ आप देख रहे हैं वर्ब का एक नया बिल्कुल एक एपिसोड, जिसमें मैं वर्ब को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों जिस साल में आप घटना में हैं, अगर उससे पीछे जाने की कोशिश करते हैं सालों में, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे गत साल हो, चाहे पिछला साल हो, ये तो बात हो गई कितनी, तकरीबन 39-40 साल पहले की। 1981 में मैंने एमए पास किया था तो सिंपल पास्ट में होगी, इसमें प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता, क्योंकि 81 में जो घटना आपके साथ हुई है उसे आप केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाओगे, आप थर्ड फॉर्म में उसे लगा नहीं सकते। थर्ड फॉर्म में नहीं लगाने का मतलब है हैज हैव हैड उसमें से हटा दो और उसे वर्ब की सेकंड में ऑटोमेटिकली लेकर के आ जाओ।
आगे चलेंगे, एवरी चेयर एंड एवरी टेबल, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर समझ सकते हो तो समझ जाओ कि ऐसे में क्या होता है। इंग्लिश में एक नियम है कि जब कोई चीज एवरी से, किससे, एवरी से या ईच से, आप इसमें ईच का भी प्रयोग कर सकते हो, ईच चेयर एंड ईच टेबल, राइट। जरूरी नहीं आप एवरी का प्रयोग करो तकनीकी रूप से। ये दोनों सिंगुलर होंगी और एंड से जब कोई चीज जुड़ेगी लेकिन उसके पीछे ईच एंड एवरी एक एक बार आएंगे, तो ऐसे में वो चीज क्या होगी, सिंगुलर होगी। वो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा और उसकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। आप क्या बोले, ईच एंड एवरी, एवरी एंड एवरी, ईच एंड ईच। इनसे जब भी कोई चीज जुड़ेगी उसकी वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सुषमा एज वेल एज, देखिए आपको एमए नहीं करना है इंग्लिश में, पीएचडी नहीं करनी है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप खुद और आपकी सोच, ठीक है ना। कल मेरी क्लास थी 9 बजे रात को सीडीएस पे, बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं सीडीएस पे, उसमें कमेंट कर रहे हैं कि सर ये लाइव है क्या, सर ये रिकॉर्डेड है क्या, सर ये है, सर वो है, ये आएगा क्या, वो आएगा क्या। मैं दावे से कहता हूं इस तरह के जासूस अगर आप यूट्यूब के किसी ऑनलाइन चैनल के किसी आप इवेंट पे बन रहे हो, आपका मालिक ईश्वर अल्लाह है, आप जाने आपका काम जाने। अक्ल से सोचो, लाइव रिकॉर्डेड का आपको क्या फर्क पड़ता है। ये तो जिनका इवेंट है उनके चैनल का डिसीजन है, आपको क्या मतलब है। आप तो पहली बार देख रहे हो, और इस इवेंट को अगर अभी इस वक्त आप देख रहे हो, इसको सर्च कर लो स्क्रॉल में, अगर ये पहले कभी ये इवेंट आया हो तो आपके लिए तो ये लाइव है। तो आपको इससे लाइव रिकॉर्डेड और इससे क्या मतलब है। आपको यार वॉच वर हैडबिन देखना है, आपको ईट एट ईटेन देखना है, आपको एज वेल एज बिसाइड्स देखना है, आपको एंड बिकॉज देखना है, या आपको लाइव और रिकॉर्डेड देखना है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। ऐसे आप लोग सब नहीं, बहुत शानदार पढ़ते हो आप लोग, एकाध ऐसे सिरफिरे जो होते हैं ना यहां से बिल्कुल पैदल, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, नथिंग एवर इन देयर लाइफ। दैट इज व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू टेक्निकली। आई एम दैट स्ट्रांग इन मेकिंग अ डिसीजन। जो बोल दिया फाइनल है। अरे पढ़ाई करो यार, डेटा मिल गया इसका मतलब, अंगूठे मिल गए इसका मतलब क्या, जो मर्जी वही। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, कम से कम। आप लोग तो ऐसा नहीं करते, इस चीज का मुझे बहुत बहुत है ना खुशी है इस चीज की मुझे, थैंक यू वेरी मच। आइए एक एक रूल में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं यार, फिर भी लाइव रिकॉर्डेड, ये वो दुनिया भर का नाटक। शर्म आनी चाहिए। एज वेल एज इस वाक्य में मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट भी देखता हूं तो मुझे एज वेल एज ही नजर आएगा। एज वेल एज जब भी नजर आएगा मुझे, मैं इसके बाद में जो भी है मैं इसको मान लूंगा कि इसकी औकात होके भी नहीं है। तो ऐसे में वर्ब किसके मुताबिक मिलेगी, जो एज वेल एज के सबसे पहले है। अब सुषमा को टटोल कर गिन करके देख लो, सुषमा संख्या में कितनी है, उत्तर 1 है। 1 है तो यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा, यहां पर वो आ जाएगा। क्या आएगा, वॉच। ये क्रिया किसकी है, सुषमा की है। आप बोलोगे उसकी मां भी है साथ में, मैं बोलूंगा एज वेल एज के कारण उसकी मां का होना ना होना वाक्य पे, सब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द टेल ऑफ टू सिटीज आर एन इंटरेस्टिंग नॉवल। लास्ट पार्ट में चलिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा के गया हूं। मार्च में मेरी क्लास आई थी तकरीबन 18 या 19 तारीख को, 17-18 तारीख को, तब भी मैंने ये चीज बहुत, नहीं 16 तारीख को सॉरी, तो तब भी मैंने ये चीज बहुत बेहतर पढ़ाने की आपको कोशिश की थी। टेल ऑफ टू सिटीज क्या है, एक बहुत ही रोचक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। तो दोस्तों ये उपन्यास कौन है, उत्तर उपन्यास ये है, ये द टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, एक उपन्यास है, उपन्यास। तो उपन्यास का शीर्षक या नाम बहुवचन भले ही दिखाई देता हो, पर उसकी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहां प्रयोग होना चाहिए इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल, क्योंकि ये आर सिटीज को नहीं लगा है, ये आर लगा है किसको दोस्तों, नॉवल को। आर किसको लगा है दोस्तों, नॉवल को लगा है।
यू मिस्टूक इन योर थिंकिंग दैट आई एम अगेंस्ट यू। इस क्वेश्चन को अगर जिसने कर दिया, मैं अभी आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि इसका सिलेक्शन हो गया। आज के बाद वो ना आए यूट्यूब पे, इस चैनल पे, वो सुनील सर से मुलाकात न करे, वो अपने घर जाए, जश्न की तैयारी करे, शामियाना लगाए, पंडाल लगाए, गीत बाजा डीजे है ना, हलवाई मोतीचूर के बूंदी के लड्डू बनाए, रायता बनाए, और अपने घर वालों को कह दे कि मेरे टीचर ने चैलेंज किया है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। आप इस क्वेश्चन को करके बताएं। आप जो करेगा, मैं आपको टाइम देता हूं 15 सेकंड की, ठीक है? मैं लिख के दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को जिसने कर दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बताइए क्या होगा? कोई आइडिया? हल्की फुल्की देखिए क्या है इसमें। इस वाक्य में दैट का प्रयोग हुआ है। दैट एक कंजंक्शन है, और यहां पर ये क्या है? एम प्रेजेंट है। क्या है? एम प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है। तो इधर भी क्या चलेगा? प्रेजेंट। तो मिस्टूक कौन सी फॉर्म में है? मिस्टूक वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। अब इसको थर्ड फॉर्म में ले जाना है। मिस्टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, मिस्टेक मिस्टूक मिस्टेकन, मिस्टेकन, मिस्टेकन थर्ड फॉर्म में हो गई। लेकिन थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आ सकती, इसलिए यू के मुताबिक प्रेजेंट में इसका एक वचन हेल्पिंग ग्रुप हैव। यू हैव मिस्टेकन इन योर थिंकिंग दैट आई एम अगेंस्ट यू। तुमने ये गलत समझ लिया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। तुमने ये गलत समझ लिया है। इसमें है की आवाज आएगी। तुमने गलत समझ लिया कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं। तो है, हूं दोनों प्रेजेंट टेंस में आने चाहिए, जो कि यहां आए थे। अब बताइए किसका सिलेक्शन हुआ 14 नंबर में? कौन कौन हलवाई बुला रहा है और कौन कौन दही बड़े और लड्डू बनवा रहा है रिश्तेदारों को गांव में, अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए? क्योंकि सिलेक्शन तो हो गया इसका, जिसने ये क्वेश्चन कर दिया। एक और चीज, शनिवार रविवार को दोस्तों ध्यान देना, सैटरडे संडे को मेरी वाईफाई ऊपर लिख दूं चैनल, अगर आप चाहें तो नीचे लिख देता हूं, वाईफाई स्टडी। ये तो मेन चैनल है, और एक है वाईफाई स्टडी 2.0, वाईफाई स्टडी 2.0। ध्यान देंगे, इस पे भी मेरे कुछ प्रोग्राम आते हैं, इवेंट आते हैं। इस बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको वोकेबलरी और ट्रांसलेशन को हिंदी फिल्मी गीतों से, हिंदी के फिल्म के जो बहुत मुश्किल मुश्किल जो वोकेबलरी होती है, उसको मैं आपको इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम के जरिए सिखाऊं। तो फिल्मी नगमों के जरिए ट्रांसलेशन और वोकेबलरी की एक सीरीज शुरू करूंगा मैं आपके लिए इस सैटरडे संडे को। ध्यान से रखें, 12 बजे और 1 बजे के आसपास का स्लॉट होगा। वैसे आप क्लिक कर दें सुनील सर को, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, एक और चीज करते हैं, हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी। दोस्तों, जिसमें हार्डवर्क है, परिश्रम, उसी में मेहनत है, और जिसमें मेहनत है वो मेहनती, वो ही परिश्रमी है। इसका मतलब जब एक इंसान के दो चरित्र और गुण एक साथ एंड से जोड़े जाते हो, तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक या पर्याय बनते हैं, और ऐसे में वर्ब भी सिंगुलर होती है। इंग्लिश मीडियम वालों, आप भी सुन लो अगर आपको जरूरत नहीं समझ में आया तो। when two qualities, when two virtues of a single noun are given or of a person is given in the question, actually both are complementary to each other, and therefore the verb in question shall always be singular. ये हिंदी में भी होता है सर। लाज और शर्म, दो चीजें हैं अलग अलग। लाज और शर्म नारी का गहना होता है। ये एक वचन है हिंदी में भी, क्योंकि जिसमें लाज है उसी में शर्म है, और जिसमें शर्म है उसमें लाज है, तो दोनों मिलाकर के अपनी वर्ब को क्या होंगे? सिंगुलर लेंगे। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर के बाद में इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेड और बटर मिलकर के एक नाश्ता बन जाएंगे। थैंक यू, आगे चलते हैं। मैनी ए बैटल वर फॉट ऑन द सोइल ऑफ इंडिया, ये कल बता के गया हूं, कल ही बता के गया हूं एरर में। मैनी ए जब भी आएगा उसका नाउन सिंगुलर होगा, मैनी के बाद ए आएगा तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ये मैनी ए, मैनी ए अपने साथ अगले नाउन को क्या करता है? कंपल्सरी नाउन को सिंगुलर कर देता है दोस्तों, और ऐसे में उसकी वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर होगी। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। अर्थ का अनर्थ हो गया है, अर्थ का अनर्थ हो गया है।
ही मैरिड हिज डॉटर, उसने अपनी ही बच्ची से शादी कर ली, अपनी बेटी से। इसका अर्थ ये है, ये संभव नहीं है, ये महापाप है, ग्लानि है ना। लेकिन वाक्य पूछा गया है, आया है, तो हमें संवेदना से इसको सीखना तो पड़ेगा। जवाब क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? उसने अपनी बच्ची से शादी नहीं की, उसने अपनी बच्ची की शादी करवा दी। ठीक है ना। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। कैसे? एक तो ही मैरिड ऑफ, मैरिड के बाद ऑफ जैसे प्रीपोजिशन लगा के आप वर्ब को फ्रेजल वर्ब में करवा देंगे, इसका मतलब है शादी की नहीं, करवा दी। उसने अपनी बच्ची की शादी करवा दी, ही मैरिड ऑफ हिज डॉटर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ही गॉट हिज डॉटर, ही गॉट हिज डॉटर, और मैरिड को लास्ट में ले जाए, इसे एडजेक्टिव बना दे और गॉट को वर्ब बना दे, ही गॉट हिज डॉटर मैरिड। एम आई राइट? तो एक आपका ये बन गया। लेकिन कभी भी ये अगर सीधा मैरिड करेगा तो इसका मतलब है ये इसी से मैरिज कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो नीचे मैंने जो सेंटेंस बनाया वो और एक ऑफ लगा के बनाया, ये ही टेक्निकली सबसे सही सेंटेंस होगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज हु हैज एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस फॉर जॉइनिंग द एजुकेशनल टूर। प्राची, शिवम, शुभम, श्वेता, ठीक है, ध्यान देना, रुद्रा, कैफ, डब्बू, जिन जिन के नाम बोल रहा हूं फटाफट, आदित्य, अंकुश, लगाओ इस क्वेश्चन को 18 नंबर को। मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज हु हैज एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस फॉर ज्वाइनिंग द एजुकेशनल टूर। किसका राइट है ये? बताओ किसका राइट है? वन ऑफ द जब भी आता है बॉयज प्लूरल होता है, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप प्लूरल होता है, तो इसकी वर्ब क्या होती है? क्या होती है? प्लूरल हो जाती है। सही जवाब है मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज हु हैव एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस फॉर जॉइनिंग द टूर। आ गया समझ में? आ गया या नहीं आया? नहीं आया तो बताओ किस किस का राइट है? किसी का राइट नहीं है। किसी का राइट नहीं है क्योंकि इसमें आगे एक और गलती है। ये देखो, अगर ये वर्ब प्लूरल है, ये रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल है, पीछे एंटीसीडेंट जो है बॉयज प्लूरल है, तो यहां का ये प्रोनाउन भी क्या होगा? थर्ड पर्सन में बहुवचन होगा। देयर विलिंगनेस फॉर ज्वाइनिंग द एजुकेशनल टूर। आ गया मजा। ऊ लाला, ओ लाला, मजा आया मुझे। सबका गलत हो गया, ठीक है ना? ओ लाला। चलो आगे चलते हैं। द क्रिमिनल विल बी, ये मैं आपको पढ़ा के गया हूं जब मैंने आपको शुरू में बताया था। हंग का मतलब है दीवार पर या किसी चीज पर टांगना, वस्तु को। जब इंसान को टांगते हैं सेंट्रल जेल में तो वो फांसी के फंदे पर टांगते हैं, और किसी चीज को फंदे से लटकाना की थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड। हैंग्ड, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ, सजाए मौत। और सजाए मौत की थर्ड फॉर्म हैंग्ड होती है। राइट? तो हंग माने तस्वीर लटकाना, कोई कपड़े लटकाना, खूंटी पर, दीवार पर घड़ी टांगना, और हैंग्ड का मतलब है इंसान को फांसी के फंदे पर टांग देना। आगे चलेंगे। इफ आई विल रीच देयर आई शैल बी पनिश्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ क्लॉज के साथ में कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। इफ के साथ कभी, इफ आई रीच फर्स्ट फॉर्म में सीधी ले आइए, इसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। आपने क्या सीखा? कंडीशनल सेंटेंस के कंडीशन वाले पार्ट में, कंडीशन जिस हिस्से में यदि जहां आता है, यदि, मान लो, ऐसा ना हो कि, तो ये सारी शर्तें हैं, तो कंडीशन वाला पार्ट कहते हैं। तो कंडीशन वाले पार्ट में क्या होता है? नियम से तत्काल विल या शैल का प्रयोग कभी नहीं हो सकता। तो ये यहां गलत था। अब आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन अगर आपका ऐसे आ जाए, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे, तो अब आप इसके किस पार्ट में एरर कर दोगे? ए पार्ट में एरर कर दोगे। मैंने जानबूझ के एबीसीडी नहीं किया ताकि आपको आसानी हो, है ना, इंग्लिश सीखने में। इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स मे राइड।
चलिए इधर चलिए, ये क्या है? वर है। इफ के साथ वर का मतलब जानते हो? इफ के साथ वर अगर आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी कंडीशन। कैसी कंडीशन? इमेजिनरी। और इमेजिनरी कंडीशन के अगले चरण में कभी भी वर प्रेजेंट नहीं आती। इसमें पहली वरीयता देते हुए तो आप लिखेंगे वुड। अगर वुड आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में लिखना है, अगर वुड नहीं है तो मे का पास्ट कर देंगे। क्या लिखा मैंने? माइट। मे का माइट कर देंगे, ये है ना, ये मान लो, ये मान लो। पहले तो आपको यही करना है। अगर ना हो तो सुनील लोलानिया सर आपको चैलेंज कर रहे हैं, ये भी आपका राइट होगा बशर्ते कि वुड ना हो, तो आप उसको लेंगे, लेकिन होगा पास्ट ही, क्योंकि वुड और माइट दोनों पास्ट है। द पोएट एंड फिलोसोफर आर डेड। बचपन में आपको बताया होगा आपको कि दो कॉमन नाउन मैं भरा देता हूं। अगर इंग्लिश सीखना हो ना तो लोग यहीं से सीख के निकल सकते हैं। क्या इंग्लिश बोली मैंने? दो कॉमन नाउन। दो कॉमन नाउन को लेके आइए आप, तो कहां से लाएंगे? कहां है दो कॉमन नाउन? एक तो पोएट और एक फिलोसोफर। दिखने में आपको अलग अलग लगते हैं, लेकिन द चूंकि इसको मिला हुआ और यही द क्या है? इसको मिला हुआ, इसलिए दोनों क्या है? एक ही व्यक्ति है। प्रख्यात विचारक और कवि की मौत हो गई तो एक ही व्यक्ति मरा है, तो इसका मतलब है इज। अगर यहां पर दो वर्ड आता द पोएट एंड द फिलोसोफर तो दो अलग अलग लोग हो गए, क्योंकि दो अलग अलग आर्टिकल दो कॉमन नाउन को अलग अलग मिलते हैं, तो वो लोग दो हो जाते हैं। तो ऐसे में उनकी वर्ब भी क्या हो जाती? आर हो जाती। आपके मन में सवाल यह आएगा कि सर यही हम द लगा दे। आप द नहीं लगा सकते, क्योंकि आप नाउन को राइट नहीं कर सकते, आपको वर्ब को राइट करना है। पहले आपको वर्ब को राइट करना पड़ेगा, ये नियम है। द टीचर एंड द डॉक्टर हैज बीन ऑनर्ड। अब ये इससे जस्ट ऊपर जो सिखाया देखो वही हो गया। द टीचर को मिला और द जो है वो डॉक्टर को मिला, तो टीचर और डॉक्टर दो हो गए, तो इनके लिए क्या लगा दोगे आप? हैव बीन ऑनर्ड। ये कर लो, बहुत आसान है। प्राचीश करो, देखें क्या होता आंसर। आई नो मिस्टर शर्मा फॉर 5 years। कुछ लोग कभी आते हैं, कुछ लोग कभी नहीं आते हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है, जब भी आए कोई बात नहीं, है ना? जांगरा ग्रुप कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। कल बोले सर मैं रेगुलर आऊंगा, प्रॉमिस करता हूं। जांगरा ग्रुप का पता ही नहीं आए कि नहीं आए, मैसेज में देखूंगा तो पता चलेगा बहुत ज्यादा। देखिए क्या होता है, अभी सिखा के गया हूं। पहले क्वेश्चन में चलिए मेरे साथ, इस क्वेश्चन में ऊपर चलिए। टिक 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 टिक, कहां चलें? ये रहा, ये रहा फ्रॉम। मैंने कहा था ना फ्रॉम के साथ में आगे समय होता है, तो पीछे क्या आता है दोस्तों? पीछे हैज बिन टाइप की वर्ब आती है। अब वापस चलिए आप इस क्वेश्चन में, ये देखिए क्या दिया हुआ है? 5 सालों से, फॉर 5 years। ये क्या है? समय है, और फॉर का मतलब से, और 5 साल। 5 साल से अगर आप मिस्टर शर्मा को जानते हैं तो आप प्रेजेंट में नहीं जानते, परफेक्ट टेंस में जानते हैं। आई हैव नोन, आई हैव नोन, मैं जानता हूं शर्मा जी को 5 साल से। अगर ये मान लो, मैंने क्या बोला? देखो ऐसे सिखाना नहीं आएगा, मैं एक बार इरेजर का इस्तेमाल करता हूं ताकि आप समझ जाओ, ठीक है? हाईलाइटर का इस्तेमाल करता हूं। मान लो ये क्वेश्चन नहीं दिया, ये ऐसे नहीं दिया हुआ है, ये था ही नहीं, मान लो, है ना? ये नहीं दिया हुआ है, मैं शर्मा जी को जानता हूं। अब आपका जवाब क्या होगा? अब आपका जवाब ये बिल्कुल सही है। क्या? ये वाला, आई नो मिस्टर शर्मा। मैं शर्मा को जानता हूं, मैं शर्मा जी को जानता हूं, अच्छे आदमी है, या कैसे आदमी है मैं जानता हूं, मेरा मुंह मत खुलवा। ऐसा भी हो सकता है, दोनों अर्थ हो सकते हैं दोस्तों। तो टाइम नहीं दिया होता तो आप बड़ी आसानी से क्या करते दोस्तों? अगर टाइम नहीं दिया होता तो आप बड़ी आसानी से किसका प्रयोग कर लेते? बोलिए, फर्स्ट फॉर्म का। रीता टुगेदर विथ रेखा, रीता टुगेदर विथ रेखा आर गोइंग। भाई सिंपल सी बात है, जिसको थोड़ा सा भी दिमाग है वो कहेगा सर यहाँ आर नहीं होगा, एज होगा। आप बोलोगे क्यों? एक लड़की रेखा है और एक लड़की रीता है, तो रीता और रेखा दोनों बाजार नहीं जा रही है। असल में रेखा टुगेदर विथ रीता, तो इसकी हिंदी क्या होगी? रीता के साथ रेखा बाजार जा रही है, या रेखा के साथ रीता बाजार जा रही है तो एक वचन होगा। तो टुगेदर विथ जहां सुन लेना, टुगेदर विथ जहां आता है उसके बाद में कौन है
उसको आप भूल जाइए। पहले कौन है? रीता, राइट? तो रीता एक है, तो यहां पर क्या होता है? इज आ गया। अगर यहां पर रीता की बहनें जा रही है रेखा के साथ, और अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिख देता, रीताज कजिन्स, रीता की कजिन्स, और फिर टुगेदर विद रेखा, तो भी रेखा नहीं आती। लेकिन अब क्या होता है कि कजिन्स की वजह से क्या होता है, ये वर्ब आपकी क्या हो जाती दोस्तों? बहुवचन। तो यहां पे क्या होता? आर होता। अदरवाइज तो कजिन्स नहीं था, तो पहले कजिन नहीं था, तो अब आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है इज। क्या आएगा? फाइनली आपका जवाब क्या आएगा? इज आएगा। एम आई राइट? तो ये है स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर वॉज एब्सेंट। इसमें भी वही बात आ गई, टुगेदर विथ की तरह एज वेल एज के साथ आगे जो भी हो आप उसे भूल जाएं, काट दें, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है? पीछे कौन है? स्टूडेंट्स। क्या है दोस्तों? बोलिए, प्लूरल है। क्या करेंगे? वॉच को काट के किसको लगा देंगे दोस्तों? वर को लगा देंगे, और सही जवाब हो जाएगा वर। आ गया समझ में? तो ये था डेली एग्जाम डेली जो लाइव टेस्ट के सीरीज के लिए आपके लाइव टेस्ट के चैनल पे, और सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए क्लासेस जो वो आपको डिफेंस एग्जाम्स पर मिलेगी। एक वादा और है मेरा आपसे, वो भी मैंने आपको बताया, वो क्या कि मैं आपको हिंदी फिल्मी नगमों के जरिए, हिंदी फिल्मी गीतों के जरिए ट्रांसलेशन और वोकेबलरी सिखाने की कोशिश करूंगा। आपको ये लगेगा कि यार कैसे चीजें बनती है और बिगड़ती है। बहुत शानदार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आएंगे, प्रोनाउन भी आएगा, उसमें वोकेब भी आएगी, एडजेक्टिव भी आएंगे, ऑर्डर वर्ड भी आएंगे उसमें, उसके बाद में लेक्सिकल अरेंजमेंट लाएंगे, इन्वर्जन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, इंक्लूशन आएगा, सारी की सारी चीजें इंग्लिश की उसमें आएगी। तो आप ध्यान देंगे। अपने सभी भाई बहनों के लिए आपको क्या करना है, 9 to 12 का जो ये अपना सब्सक्रिप्शन है, और ये जो फ्री चैनल है अपना, फ्री चैनल ये डिफेंस सीबीएसई क्लासेस के नाम से, प्लीज 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 आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सुनील सर के साथ आप मॉर्निंग सेशन में पढ़ रहे थे, ठीक है, इंग्लिश की लेक्चर, और इसको मैं आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कहूंगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जुड़े रहिए, हड़बड़ी मत कीजिए, देखते रहिए, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में ये चीजें काम